हिस्ट्री आर्काइव्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपको गवादर की तारीख़ के बारे में तफसील से बताएंगे। तो आइए नाज़रीन, वीडियो शुरू करते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। गवादर पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में वाक़या है। ये खलीज फ़ारस के दाखिली रास्ते पर वाक़या एक अहम समंदरी तिजारती रास्ता है। ये मकरान के मगरबी हिस्से में एक वाक़या हथौड़े जैसा जजीरा नुमा है। ये जजीरा दोनों अतराफ़ में तकरीबन 2 मुकम्मल मगर कुदरती तौर पर मुड़े हुए और नीम दायरवी खलीजों पर मुश्तमल है, जिनको पदीज़र मगरबी खलीज और दैमीज़र मशरकी खलीज कहते हैं। गवादर कराची से 472 किलोमीटर दूर मगरिब में, मशरक़ में ईरान से 80 किलोमीटर और अमान से शुमाल में 320 किलोमीटर पर वाक़या है और ये ईरान की 2 बंदरगाहों चाबहार और बंदर अब्बास के पास है। गवादर दुनिया के 3 मुआशी तौर पर ताकतवर खित्तों के आपस में मिलाप के मुकाम पर वाक़या है, जो कि मशरक़ वस्ता, वस्ती एशिया और जनूबी एशिया हैं। लिहाजा ये जोग्राफियाई महल वक़ू इसे बहुत अहम स्ट्रेटजिक लोकेशन फ़राहम करता है। बलोची ज़ुबान में गवादर का मतलब हवा का दरवाज़ा है। मकरानी इलाके के गवादर पर ब्रॉन्ज़ एज के कुछ कबाइल का कब्ज़ा था, जो कि चंद नखलिस्तानों में आबाद थे। ये बाद में एकीमेनिड फ़ारसी सल्तनत का जिडोर्सिया इलाका बन गया। ख्याल किया जाता है कि ये इलाका सल्तनत फ़ारस के बानी साइरस ने फ़तह किया था। मुअर्रिखीन के मुताबिक 325 क़ब्ल-अज़-मसीह में सिकंदर आज़म के वापसी के मार्च के दौरान इसके एडमिरल नियार्कस ने मौजूदा मकरान के साहल के साथ एक बेड़े की क़यादत की और ये रिकॉर्ड किया कि ये इलाका खुश्क और पहाड़ी इलाका है। अलेक्जेंडर की सल्तनत ख़त्म होने के बाद इस इलाके पर इसके जर्नैलों में से एक सिल्यूकस नेक्टर ने हुकूमत की। 644 ईस्वी में फ़ारस से मुस्लिम अफवाज ने हकीम उमरू अल-तलबी की सरबराही में बलूचिस्तान के ज़िला मकरान में दाखिल होकर इलाके को फ़तह किया। हज़रत उमर ने हकीम उमरू अल-तलबी को हदायत की कि फ़िल वक्त मकरान को मुसलमानों की आखिरी मशरकी सरहद होना चाहिए और इसको मज़ीद बढ़ाने की कोशिश ना की जाए। 711 में मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में मुस्लिम फ़ौज ने गवादर शहर पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद के अवाइल में इस इलाके का मुकाबला मुख्तलिफ ईरानी और हिंदुस्तानी ताकतों बशमूल मुग़लों और सफ़वियों के दरमियान रहा। पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर ने 16वीं सदी के अवाखिर में गवादर पर कब्ज़ा करके इसमें लूट मार की। इसके बाद मुख्तलिफ बलोच कबाइल की तरफ से सदियों मुकामी हुकूमत रही। 1783 में मस्कत के सुल्तान बिन अहमद अपने भाई साद बिन अहमद के साथ वहाँ से भाग गए और सुल्तान बिन अहमद ने खान ऑफ कल्लात से रब्ता किया और यहाँ आने में दिलचस्पी ज़ाहिर की। कल्लात के ब्राहवी नस्ल के अहमद ज़ई ख़ानदान के नासिर खान अव्वल ने गवादर की बंदरगाह सुल्तान बिन अहमद को दे दी। कुछ लोगों के ख्याल में सुल्तान बिन अहमद जब गवादर आए तो इनको खान ऑफ कल्लात की बेटी से प्यार हो गया और इसने खान ऑफ कल्लात की बेटी से शादी कर ली और खान ऑफ कल्लात ने गवादर का इलाका सुल्तान बिन अहमद को तोहफे में दे दिया। मगर ये बात ज़्यादा मुस्तनद नहीं है। कुछ तारीख दानों ने यह बात कोट की है। ओमान का बू सईद कबीला, जो कि 1784 के आसपास मस्कत से फ़रार हुआ था, मस्कत के तख्त पर फाइज होने के बाद भी सुल्तान बिन अहमद ने इस पर कब्ज़ा बरकरार रखा। सुल्तान अहमद के उठाए गए अव्वलीन इक़दामात में एक वली की नामज़दगी थी, जो कि गवादर में एक अरब नायब था और इसे एक किला बनाने का हुक्म मिला। इस वक्त गवादर खलीज एक बेहतरीन महफूज हिस्सा था। पहली अफ़गान जंग के बाद ये इलाका अंग्रेज़ों की तवज्जो का मरकज़ बना। बरतानवी हुकूमत ने गवादर बंदरगाह के लिए साद सुल्तान से मुराद हासिल की। मेजर गोल्डस्मिथ ने 1861 में इस इलाके का दौरा किया और बरतानवी हुकूमत ने 1863 में गवादर में असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट का तकर्रुर किया। गवादर का अमानी इनक्लेव बरतानवी दौरे हुकूमत में अमान का इलाका रहा। पसनी और गवादर दोनों ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के स्टीमर्स के लिए अहम बंदरगाह रहे हैं। इस इलाके से पहली बार टेलीग्राफिक लिंक 1863 में बनाया गया, जब गवादर को कराची से मिलाया गया। गवादर और पसनी में टेलीग्राफ के दफातर खोले गए। बाद 1894 में पोस्ट ऑफिस खोले गए और 1903 में पसनी में बरतानवी हुकूमत की तरफ से पोस्ट ऑफिस खोले गए।
پاکستان کی آزادی کے بعد 1947 میں گوادر اور اس کے گرد و نواح کے علاقے بھی بلوچستان اسٹیٹس یونین میں شامل ہوئے، جو کہ ریاست مکران کا حصہ تھے۔ بعد ازاں مکران، لسبیلا اور خاران کے سرداروں نے پاکستان سے الحاق کیا۔ چند ماہ بعد خان آف کلات نے بھی پاکستان کی امنگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے الحاق کر لیا۔ کلات لینڈ لاک تھا۔ گوادر کے مکینوں نے پاکستان میں شامل ہونے کے لیے آوازیں اٹھانا شروع کر دیں۔ 1954 میں حکومت پاکستان نے یونائٹڈ اسٹیٹ جیولوجیکل سروے کی مدد سے گوادر کا جیولوجیکل سروے کروایا۔ USGS ورتھ کانڈرک کے سرویئر نے گوادر کو ایک گہرے پانی کی بندرگاہ اور اس کو ایک ہتھوڑے کے سر جیسا جزیرہ نما کے طور پر متعارف کروایا۔ پھر تاریخی، جغرافیائی تناظر اور گوادر کے عوام کی امنگوں کے مطابق حکومت پاکستان نے باضابطہ طور پر امان اور مسقط کے سلطان سے گوادر کا الحاق پاکستان سے کرنے کی درخواست کر دی۔ 7 ستمبر 1958 کو 4 سال کے مذاکرات کے بعد پاکستان نے مسقط اور عمان کی سلطنت سے 3 ملین امریکی ڈالر میں گوادر انکلیو خرید لیا۔ گوادر باضابطہ طور پر 8 دسمبر 1958 کو 174 سال بعد عمانی رول سے پاکستان کا حصہ بنا۔ وزیر اعظم ملک فیروز خان نون نے 7 ستمبر 1958 کو ریڈیو پاکستان پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے گوادر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کی خبر بریک کی۔ گوادر، بلوچستان اور پاکستان میں جشن منایا گیا۔ اس کے بعد گوادر انکلیو بین الاقوامی اصولوں کے مطابق پاکستان کی خود مختار ریاست کا اٹوٹ انگ بن گیا۔ 1993 میں پاکستان نے گوادر میں گہرے سمندر کی بندرگاہ کی فیزیبلٹی اسٹڈی کی۔ 2005 میں گوادر پورٹ پروجیکٹ کا ایک مرحلہ پورا ہوا، جس میں 4 برتھس شامل تھیں۔ مارچ 2008 میں پہلا جہاز گوادر بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا، جو کہ کینیڈا سے 52,000 ٹن گندم لے کر آیا تھا۔ اس منصوبے کا دوسرا مرحلہ، جو کہ بندرگاہ کی توسیع کا کام ہے، جس میں 9 اضافی برتھیں شامل ہیں، زیر تعمیر ہے۔ آج گوادر تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں سے ایک ہے، جس سے پاکستان صنعتی اور تجارتی طور پر دنیا کا مرکز بن سکتا ہے۔ گوادر بندرگاہ کی ترقی سے نہ صرف بلوچی عوام کا معیار زندگی بلند ہوگا، بلکہ اس خوشحالی سے بلوچستان میں سیکیورٹی کے مسائل سے نمٹنے میں بھی مدد ملے گی۔ گوادر سی پیک کا ایک اہم جنکشن پوائنٹ ہے، جو کہ خشکی سے گہری وسطی ایشیائی ریاستوں اور مشرق وسطیٰ کے لیے ایک اہم تجارتی راستے کا کام کرے گی۔ اس سے شاہراہ ریشم کے نام سے مشہور قدیم تجارتی راستے کو بحال کرنے میں بھی مدد ملے گی، جو کہ 2400 سال قبل شروع ہوا تھا۔ اس ٹرانس ریجنل روٹ سے اس خطے کے 3 بلین سے بھی زیادہ لوگ آپس میں منسلک ہو سکتے ہیں۔ سی پیک گوادر کی ترقی، علاقائی امن اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ اس کو جلد از جلد مکمل کیا جانا چاہیے اور اس منصوبے میں کسی قسم کا تنازع پیدا کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔